नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करंट की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने मचाया जबरदस्त हंगामा, किया हाईवे जाम। सोना तस्करी करते एक महिला चढ़ी डीआरआई के हत्थे। कपड़े में छिपाकर रखी थी सोने के 6 बिस्किट। और एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए बनाए जाएंगे विश्रामालय। करोड़ों की राशि से बनने वाले कई योजनाओं का केंद्रीय मंत्री ने किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की रात कांटी भेलियाही गांव में करंट की चपेट में आकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव आने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों आवागमन बाधित कर दिया। गांव के काशी झा के पोखर में 11,000 का तार मछली की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। गांव के ही करीब 14 वर्षीय शैमुद्दीन आजम और शहाबुद्दीन आजम टहलते हुए उधर से जा रहे थे, तभी अचानक बिजली आ गई और बिजली में सटकर एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को छटपटाते देख दूसरा युवक मौके पर पहुंचा, वह भी करंट की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पानापुर ओपी पुलिस दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय अनेराज सहित कई नेता भेरियाही गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को घटना की जानकारी दी। शनिवार को शव आने के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव को हटाया गया। हमारे गोपाल में के बड़ी पुत्र है, ओकरा हाथ मंड है, उ गेलक भाग के, ओके बोले ना जो कहता हूँ बउआ सुत रहो, बस वो अपने से आदमी गेले भाग के, ओकरा पीछे पर रजवा हमर गेलक, भोर गांव के सब गोटा गेले। जावे गया था रजवा हमर के गेले, उ गेले त तार धले, रजवा हमर कूद के गेलक ओके, बस रजवा के हमरा करेंट था तार में तो पूरा पागल तो गाड़ी में तार पंडित जी मेरले बाटी है, जमीन में तार लगा के इतना पड़ता सब रजवा के हमरा करेंट लाग गेलक, वही लग रजवा हमर मर गेल। रजवा हमर सूत के उठ के कोची ना जाई त पोखर में टहलने गया मोहम्मद सैफुद्दीन और करंट के लग के मर गया। उसके बाद बचाने गया एक शहाबुद्दीन, वो भी मर गया। पूरा गांव वाला हाहाकार मचा, पूरा देखा, उधर घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गया था। तार कैसे गिरा हुआ था? तार गिरा नहीं था, पोखर में चारों तरफ से लपटा हुआ था। बच्चा ऊपर चढ़ा, उसी में सट गया और दोनों को करंट लग गया, मर गया। क्या नाम था? एक का था मोहम्मद सैफुद्दीन, पिता मोहम्मद अमजद अली, ग्राम भेरियाही सलौना। दूसरा था मोहम्मद शहाबुद्दीन, पिता मोहम्मद इसाक, ग्राम भेरियाही सलौना। भाई है? दोनों भाई नहीं, चाचा का बेटा है। ऐसे हुआ कि लड़का में मारपीट हुआ, वो भाग रहा था लड़का, काशी झाका के पोखरा है, उसमें लंगा तार लगा तो लोग समझ नहीं पाया, वो लड़का उसमें फंस गया। मेरा लड़का उसको खींचने के फिर में मेरा लड़का चला गया। तो फिर कैसे बचा है? बच कहाँ पाया, स्पॉट डेट हो गया उसी जगह। स्पॉट डेट। तार हमेशा खुला रहता है? हाँ, तार खुला था चारों तरफ से पोखरा में। काहे के लिए खुला रहता था? कहाँ पता काहे के लिए खुला रखता है। किनका पोखरा है? वो काशी झाका है। काहे के लिए? मतलब मछली के कारण मछली क्यों पालता है? कोई चुराया और राजनीति कर? हाँ, इसी कारण। डीआरआई ने पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से एक महिला को 6 सोने के बिस्किट के साथ धर दबोचा। बिस्किट का वजन करीब 996 ग्राम है। इसे कपड़े में छिपाकर महिला दिल्ली ले जा रही थी। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर डीआरआई के अधिकारी मारीपुर स्थित कार्यालय में गहनता से पूछताछ कर रही है। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि महिला गुवाहाटी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए विदेशी मूल के सोने का बिस्किट लेकर जा रही थी। उसके पास 6 सोने का बिस्किट पाया गया जो म्यांमार का है।
सोना के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के वजह से सोना का ब्लैक मार्केटिंग देश में अब शुरू हो चुका है। विभिन्न जगहों पर सोना का ब्लैक मार्केटिंग करते हुए डीआरआई की टीम ने अब दूसरी बार पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से एक महिला तस्कर को सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सोने की कीमत करीबन 75 लाख रुपए आकी गई है। डीआरआई की टीम गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि डीआरआई की टीम कब तक पूरे गिरोह का उद्भेदन करती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बुचहा के असलम आज़ाद ने बैरिया के हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक नर्सिंग होम के डायरेक्टर जाहिद अरफी और वहां की डॉक्टर प्रीति कुमारी पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में आरोप है कि पत्नी अलीशा खान का गर्भावस्था के दौरान गलत इलाज किए जाने से बच्चे की मौत हो गई। असलम आज़ाद ने कहा कि जब इस संबंध में बात की गई तो नर्सिंग होम के डायरेक्टर उल्टे धमकी देने लगे। मामला है डॉक्टर जाहिद अरफी जो गैलेक्सी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उनके यहाँ 24/4/2020 को इलाज कराने गई अलीशा खान प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के हालत में इमरजेंसी में दिखाने गई, लेकिन उनका गलत तरीके से इलाज किया गया और इस तरीके से इलाज कराया गया कि 5वें महीना में उनका बच्चा मर जाता है, जिसके लिए वो देखते नहीं हैं और कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके प्रेस्क्रिप्शन में इतनी हार्ड दवा लिखी हुई है जो कि एक अंधा डॉक्टर या एक बिल्कुल अनुभवहीन डॉक्टर भी देखेगा तो कहेगा कि ये गलत किया हुआ है। और इस तरीके से उनका बच्चा मर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। मैं आज कंज्यूमर फोरम में इसके खिलाफ में वाद दायर किया हूँ, जिसकी अगली तारीख 6 तारीख 10वां महीना 2020 को है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ शनिवार को स्टेशन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल मंत्री के खिलाफ संगठन के सदस्यों ने खूब नारेबाजी की। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार सिर्फ मजदूरों का ही शोषण नहीं कर रही, बल्कि आम जनता का भी शोषण कर रही है। सब चीज़ों का लगातार निजीकरण कर रही है, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और किराया दुगना हो जाएगा। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का आज राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। निजीकरण, निगमीकरण, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार के विरुद्ध हम लोग पूरे भारतवर्ष में आज अलख जगाने का काम कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारी लोगों को भी यह बताने का काम कर रही है कि सिर्फ यह सरकार मजदूरों का ही शोषण रेलवे बेचकर नहीं कर रही है। चाय बेचते बेचते जिस तरह से इन्होंने रेल बेचने का काम किया है, उससे आम जनता भी प्रभावित होने वाली है। आज दुगना तिगुना भाड़ा निजी जो गाड़ियां चलेंगी, जैसे तेजस चली, लखनऊ से दिल्ली का उनका भाड़ा, हमारा भाड़ा 1300 रुपये है शताब्दी का और उनका भाड़ा 2900 रुपये है। तो इस तरह से आम जनता का भी शोषण यह सरकार कर रही है। पूंजीपति और अदानी अंबानी के हाथ में ये पूरा रेल बेचने की साजिश है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अगर आवश्यकता हुई तो पूरी तरह से रेल के सारे कामकाज को ठप करके इस सरकार का विरोध किया जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर हम लोग बिकने नहीं देंगे, क्योंकि रेल बचेगा तभी देश बचेगा। क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों को एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पहुंचाने का काम कर रही है, कम से कम पैसा में। विश्व में सबसे सस्ता भाड़ा भारतीय रेल का इसलिए है कि यहाँ की जनता एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना जीवन यापन कर सके। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत 24 करोड़ 38 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 100 बेड के प्रतीक्षालय के साथ कई अन्य योजनाओं का केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने बटन दबाकर ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल रहे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस राशि से सदर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन सह मीटिंग हॉल का निर्माण, अटेंडेंस के लिए विश्राम गृह और SKMCH में मरीजों के साथ आ रहे परिजनों के रहने के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले में RECL के द्वारा, जो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय का एक निगम है, उसके द्वारा 24 करोड़ 38 लाख रुपए का CSR के तहत जो है वो योगदान किया गया है। विभिन्न योजनाओं का चयन हुआ है, जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। इसमें सदर हॉस्पिटल में
रजिस्ट्रेशन सह जो वेटिंग हॉल है उसका निर्माण, अटेंडेंस के लिए विश्राम गृह और मल्टीपर्पज हॉल, पैरामेडिकल स्टाफ्स के ट्रेनिंग के लिए, बैठक के लिए, बच्चों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं ली गई हैं। SKMCH मेडिकल कॉलेज में मरीज के जो परिजन साथ में आते हैं उनके रहने के लिए विश्राम गृह का निर्माण, उसकी भी योजना का शिलान्यास हुआ है। और उसके साथ जो जिले में हमारे लगभग 1150 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनका अपना भवन है, उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए गैस सिलेंडर का कनेक्शन, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, चूल्हा भी उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज को रखने के लिए जो बच्चों के लिए खाना बनता है उसका अनाज, जो चावल दाल इत्यादि, उसको रखने के लिए हम लोगों ने उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसके साथ जो वहाँ गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनकी जांच होती है समय समय पर ANM के द्वारा, उनके लिए ANC कॉर्नर भी वहाँ बनाया जा रहा है। आज शुरू हुआ है कार्यक्रम, वहाँ हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और जिले के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, जिसमें कि शौचालय, पेयजल, सुरक्षित पेयजल, टेबल चेयर, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण और किचन गार्डन भी उसमें हो, इस प्रकार की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से कुछ 24 करोड़ 38 लाख रुपए की योजना RECL के द्वारा स्वीकृत की गई है और उसका आज माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। हम लोग इसको तेजी से काम कराएंगे और जो निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कराएंगे ताकि इसका लाभ पूरे जिले की जनता को मिल सके। काम के एवज में प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुहार लगाई है कि काम तो करवाया जा रहा है लेकिन जनवरी से उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्योहार का समय आ गया है, इसीलिए जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। इन सभी की बात सुनकर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में सिविल सर्जन से बात करेंगे। हम लोगों का 10 केंद्रों पे काम करते हैं हम लोग, एक ही केंद्र का पैसा दिया जा रहा है और केंद्र का पैसा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। अब जब हम लोग पैसे की मांग कर रहे हैं, हम लोग 17 से बहाल है, 17-18 का पैसा हम लोग को नहीं मिला क्योंकि हम लोग को उस टाइम नहीं पता था कि आशा को कितना क्या मिलता है। जब 19 में पता चला तो हम लोगों ने दावा लगाया तो 19 में पेमेंट किया गया और 2020 से फिर जनवरी से हम लोग का 1 रुपया भी पेमेंट अब तक नहीं हुआ है ना। और उसके बावजूद हम लोग लगातार दौड़ रहे। पिछले 26 तारीख से हम लोगों ने 4 लेटर सिविल सर्जन सर को दिया है और 2 लेटर DM सर को भी दिया है। अब पर्व सर पे आ गया है, 1 रुपया भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हर काम के लिए हम लोगों के पास अलग अलग दावा है, ठीक है ना। तो जब FM राज्य सरकार से, राज्य के आदमी से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि जब हमने FMR कोड दिया है तो उस अनुसार पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार किस चीज़ का लेटर दें, लेकिन हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं। पहले भी आप लोग यहाँ के प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद में नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोगों का पेमेंट का कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहा गया था? पिछला बार जल्दी सुनवाई की जाएगी, इस बार भी यही बोला गया। आप देखिए क्या होता है। आज मिले हैं? आज मिले हैं DM सर से। क्या बोले? बोले हैं कि जल्दी सिविल सर्जन सर से बात की जाएगी और सुनवाई होगा इस मामले में। क्या विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी भी चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए पार्टी के बड़े नेता भी लगातार बिहार दौरे पर हैं। शनिवार को आमगोला स्थित एक निजी सभागार में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को गोलबंद कर जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर NDA प्रत्याशियों को जिताना है। अभी चुनाव का समय है और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं सबको गोलबंद करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए जितना भी विधानसभा है, 11 विधानसभा हमारे मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। 11 विधानसभा के जितने भी पिछड़ी जाति के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, सारे लोगों को आज बुलाया गया है। जितने भी सम्मानित हमारे
भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेता हैं, सबको आज बुलाया गया है। इस कार्य समिति के बैठक में हम लोग चुनाव पर चर्चा करेंगे। चुनाव में हम लोग कैसे पिछड़ी जाति को एकजुट करके हम लोग इस मैदान में आएंगे और कैसे पिछड़ी जाति को गोलबंद करके एनडीए के लिए वोट की व्यवस्था करने के लिए हम लोग रणनीति आज हम लोग तय कर रहे हैं। और जितना भी पिछड़ी जाति के विंग है, करीब 54% पिछड़ी जाति की संख्या है। वो सारे लोगों को हम लोग अपने स्तर से और अपने नेता के स्तर से, इस मंच के स्तर से, इस कार्यक्रम के स्तर से हम लोग उनको संदेश देने का काम करेंगे। हम लोग उनको चुनावी मैदान में कैसे उतरना है, क्या हम लोग का योजना रहेगा, भारत सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कौन सा योजना चल रहा है, आम जनता के लिए कौन सा योजना चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा कौन सा योजना चल रहा है, विकास का कौन सा काम हुआ है, ये सब हम लोग हर गांव में जाकर के, हर टोला में जाकर के सभी लोगों को बताने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज इस जिला कार्य समिति का बैठक हम लोगों ने आज बुलाया है कि आज से चुनावी मैदान में हम लोग उतरेंगे। चुनाव के पहले का जो भी हम लोग उसका ये तैयारी होता है, उस तैयारी पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेगी उनको भारी बहुमत से हम लोग 11वीं विधानसभा से चुनाव जिताकर भेजने के लिए हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया है कि ताकि हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के एक राय हो जाए और सारे पिछड़ी जाति जो है एनडीए को कैसे वोट करेगा उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज इस बैठक को बुलाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन पर सोशल वॉइस फ्रंट के सदस्यों ने शनिवार को कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मौजूद सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं सोशल वॉइस फ्रंट के सदस्य धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से राजनीतिक में जो शून्य आ गया है अब कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वे वैशाली ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के नेता के भी मार्गदर्शक थे। आज सोशल वॉइस फ्रंट के तत्वाधान में हम सबों के मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वैशाली के कई बार रहे सांसद, निश्चित तौर पे बिहार के कहे जाने वाले आज के गांधी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी सोशल फ्रंट के बैनर तले जुटे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हों वहाँ से हम सबों का मार्गदर्शन करें और हम लोग का अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज उनके किए गए कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर हम लोगों के बीच चर्चा हो रही है और होगी भी। उनके किए गए वादाओं और उनके किए गए प्रयासों में जो भी अधूरा काम रहा है उस सब को हम लोग इस सोशल फ्रंट के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और उनके द्वारा जो भी सोचा गया कार्य है उसको मजबूती से आवाज़ उठा करके पूरा कराने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल फ्रंट इस तरह के कार्यों को करने में आगे भी बराबर रुचि रखेगी और आगे भी इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। हम लोग आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।